हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी के लिए हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको बता दूं कि इस चैप्टर से हम लोग 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं या जिन भी प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करेंगे वे सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आघात वर्धनीयता क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आपका सल्फर, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है तांबा। सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन का मतलब यही है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती है ना? तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, तांबा धातु जो है आपकी यह आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करती है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसे खींचकर एक लंबे तार के रूप में परिवर्तित करना। किसी भी धातु को जब हम खींचकर उसे लंबे तार के रूप में प्रदर्शित या परिवर्तित करते हैं तो उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। और यह गुण जो है ये धातुओं का एक गुण है। और इनमें से सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, तांबा, इनमें से केवल तांबा ही एक ऐसी धातु है जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है कौन सा धातु? तांबा धातु। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है, निम्न में से एंटीमनी क्या है? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु और ऑप्शन डी है मिश्र धातु। एंटीमनी क्या है आपका? धातु है कि अधातु है कि उपधातु है या फिर मिश्र धातु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा उपधातु, ऑप्शन नंबर सी। एंटीमनी जो है आपका ये आपका उपधातु है। क्या है? उपधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? ऑप्शन ए है Fe यानी आयरन, ऑप्शन बी है Zn यानी जिंक, ऑप्शन सी है Cu यानी कॉपर और ऑप्शन डी है Mg यानी मैग्नीशियम। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी। कॉपर धातु जो है वो किसी भी अम्ल से जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है ना?
तो कॉपर धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ऑप्शन ए है Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है Pt यानी प्लेटिनम, ऑप्शन सी है Cu यानी कॉपर और ऑप्शन डी है Hg यानी मरकरी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीशियम धातु जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है, लेकिन कॉपर धातु जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपका अलग अलग है, हालांकि इसमें अम्ल से अभिक्रिया होती है और हाइड्रोजन को विस्थापित और विस्थापित नहीं करने की बात कही जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करने की बात कही जा रही है, और यह कौन सी धातु करता है? कॉपर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हाइड्रोजन धातु को विस्थापित करने की बात कही जा रही है अम्ल से, और यह कौन सा धातु करता है? तो यह मैग्नीशियम धातु करता है। और ऐसा इसलिए होता है प्यारे बच्चों क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं जो हैं वो हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित कर देती है। क्यों विस्थापित करती है? इसके पीछे कारण यह है कि हाइड्रोजन के ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता दर जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है, और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं होती हैं उनकी सक्रियता जो है हाइड्रोजन से कम होती है ना। तो यहाँ पे हम कॉपर और मैग्नीशियम के बारे में बात कर रहे थे। आपका जो कॉपर धातु होता है सक्रियता श्रेणी में ये हाइड्रोजन से नीचे स्थित होता है। हाइड्रोजन से नीचे स्थित होने के कारण इसकी सक्रिय होने की जो दर है वो काफ़ी कम है हाइड्रोजन से, इसलिए यह हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं कर पाता है। लेकिन आपका मैग्नीशियम धातु जो है यह सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, और ऊपर स्थित होने के कारण इसका जो क्रिया है, इसका जो सक्रियता है वो हाइड्रोजन से अधिक है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय होने के कारण यह धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? खाद्य पदार्थ जो होते हैं आपके उनके डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। जिंक धातु की लेप के बजाय वहां पर टिन धातु का लेप लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है इसलिए उसे का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन बी है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है इसलिए उसका लेप लगाया जाता है। ऑप्शन सी है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इस वजह से उसका लेप लगाया जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक का लेप के बजाय वहां पे टिन का लेप किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टिन जो होता है, टिन धातु जो होता है उसकी अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक धातु जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। किसकी अपेक्षा में? टिन की अपेक्षा में। इसलिए प्यारे बच्चों टिन की अपेक्षा
जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इस वजह से खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है या तत्व क्या हो सकता है? आपको बताना है कि एक ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जो है जल में क्या होता है? विलय होता है। आपको बताना है कि यह तत्व कौन सा है। ऐसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है और यह यौगिक जो है आपका वो जल में विलय है। ऑप्शन ए दिया है आपको कैल्शियम, ऑप्शन बी दिया है कार्बन, ऑप्शन सी दिया है सिलिकॉन और ऑप्शन डी दिया है लोहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है और उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जो होता है आपका ये जल में विलय होता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन नंबर ए है Ag यानी सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी है Na यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी है Al यानी एल्यूमिनियम और ऑप्शन नंबर डी है Cu यानी कॉपर। सिल्वर, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। सोडियम धातु जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, तो सोडियम धातु जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। देखिए ये आपका हो गया सोडियम, इसको जब आप ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये आपका बन जाएगा NaOH और इसके साथ में आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सी युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है NaCl विलयन और कॉपर धातु यानी सोडियम क्लोराइड का विलयन और कॉपर धातु। ऑप्शन बी है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का विलयन और एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन नंबर सी है आयरन सल्फेट FeSO4 आयरन सल्फेट आयो सिल्वर धातु। ऑप्शन नंबर डी है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आयो कॉपर धातु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी AgNO3 विलयन आयो कॉपर धातु युगल जो है ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है ना। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु जो है ये आपका विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। ठीक है, यहाँ पे हम अभिक्रिया लिखते हैं, यह आपका हो जाता है AgNO3। इसकी अभिक्रिया जब हम कॉपर धातु से कराते हैं तो आपका बन जाता है ये CuNO3 प्लस Ag। यहाँ पे Ag का विस्थापन हो जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, जस्ता धातु
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता धातु जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया करके कौन सी गैस का निष्कासन करता है? ऑप्शन नंबर ए है ओजोन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जस्ता धातु जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। जस्ता धातु जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। यह आपका Zn हो गया, ठीक है। इसकी जब आप HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो आपको मिलेगा ZnCl और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है PbNO3, ऑप्शन बी है PbO, ऑप्शन सी है PbNO2 का होल ट्वाइज और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए PbNO3। यह आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमलगम होते हैं, अमलगम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ई उपधातु होता है, ऑप्शन नंबर बी मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी यौगिक होता है और ऑप्शन नंबर डी विषमांगी मिश्रण होता है। तो आपका जो अम्ल होता है या अमलगम जो होता है यह आपका विषमांगी मिश्रण होता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अमलगम जो होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कांसे की प्रतिमाएं बनी होती है। कांसे की जो प्रतिमाएं बनी होती हैं वो किस प्रकार यानी किसकी मिश्रण से बनी होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर और जिंक की, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर और टिन की, ऑप्शन नंबर सी है कॉपर और निकल की, ऑप्शन नंबर डी है कॉपर और आयरन की। कांसे की जो प्रतिमाएं होती हैं ये किस प्रकार के मिश्रण से बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर और टिन। कॉपर और टिन के मिश्रण से जो है आपका कांसे की प्रतिमाएं बनती है ना। कॉपर और टिन का जब मिश्रण बनाया जाता है और इस मिश्रण से आपका क्या बनता है? कांसे की प्रतिमाएं बनती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर जो होता है उनमें से कौन सी धातु नहीं होती है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है Cu यानी कॉपर धातु, ऑप्शन डी है Zn यानी जिंक धातु, ऑप्शन सी है Ag यानी सिल्वर धातु और ऑप्शन डी है Ni यानी निकल धातु। तो आपका जर्मन सिल्वर में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मन सिल्वर में Ag यानी सिल्वर धातु नहीं होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पीतल है। पीतल क्या है आपका? पीतल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है धातु है, ऑप्शन नंबर बी है अधातु है, ऑप्शन नंबर सी है उपधातु है या फिर ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु है। तो जो आपका पीतल होता है यह एक प्रकार का मिश्र धातु है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पीतल आपका एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें 70% तो आपका क्या होता है? कॉपर होता है और 30% आपका क्या होता है? जिंक होता है, ठीक है। पीतल जो धातु होती है ये आपका एक मिश्र धातु है और यह कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है। इसमें 70% तो आपका कॉपर होता है और 30% आपका जिंक होता है,
ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 98%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 30%। तो जो आपका ये फफोलेदार तांबा होता है, इसमें कॉपर की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह आपका 98% होता है। कितना परसेंट होता है? 98% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा 98% होती है। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः होता है। मैट में आपका क्या होता है? ऑप्शन ए है FeS होता है, यानी फेरस सल्फेट होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी Cu2S होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी Cu2S तथा FeS होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी Cu2S तथा Fe2S3 होता है। मैट जो आपका होता है इसमें क्या होता है? FeS या Cu2S, Cu2S तथा FeS, या फिर ऑप्शन डी Cu2S तथा Fe2S3। तो मैट में आपके मुख्यतः Cu2S तथा FeS होता है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैट में आपके Cu2S के साथ साथ FeS होता है ना। Cu2S प्लस FeS, इसमें आपका मैट में पाया जाता है। मैट में मुख्य रूप से ये दोनों चीज़ें पाई जाती है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फफोलेदार कॉपर है। फफोलेदार कॉपर है। ऑप्शन ए शुद्ध कॉपर है, ऑप्शन बी कॉपर की मिश्र धातु है, ऑप्शन सी कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती है, और ऑप्शन डी कॉपर का अयस्क है। फफोलेदार जो कॉपर है ये आपका क्या है? शुद्ध कॉपर है, या कॉपर की मिश्र धातु है, या फिर इसमें 2% कॉपर की अशुद्धियाँ हैं, या फिर आपका कॉपर का ये अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉपर जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं उसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है Cu2S, ऑप्शन बी है Cu2O, ऑप्शन सी है Cu2FeS2, ऑप्शन डी है CuCO2। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। Cu2S जो है आपका ये ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। Cu2S ये ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए है Cu 95%, यानी कॉपर 95%, Sn यानी टिन आपका 4%, P यानी फास्फोरस आपका 1%। ऑप्शन बी है Cu यानी कॉपर 80%, Zn यानी जिंक आपका 20%, ऑप्शन सी है Cu आपका 88%, Sn यानी टिन आपका 12%, ऑप्शन डी है Cu 90%, जिंक आपका 2% और टिन आपका 8%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा मिश्र धातु जिसमें कॉपर आपका 95% होता है, Sn आपका यानी टिन आपका 4% होता है, और P
यानी फास्फोरस आपका 1% होता है। ठीक है, तो मुद्रा मिश्र धातु में कॉपर 95%, टिन आपका 4% और फास्फोरस आपका 1% होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्रीस लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उस पर हम जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग के पैन को हम जंग से बचा सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निस्तापन क्रिया, ऑप्शन बी भर्जन क्रिया, ऑप्शन सी प्रगलन क्रिया या ऑप्शन डी बेसमरीकरण। तो कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम लोग भर्जन क्रिया कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया भर्जन क्रिया कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है ऑप्शन ए प्रगलन में, ऑप्शन बी अति शीतलन में, ऑप्शन सी बेसमरीकरण में, ऑप्शन डी निस्तापन में। परावर्तनी भट्टी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रगलन में करते हैं कि अति शीतलन में करते हैं, बेसमरीकरण में करते हैं या कि निस्तापन में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। परावर्तनी भट्टी जो होती है उसका उपयोग हम निस्तापन क्रिया में करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए पारा धातु, ऑप्शन बी सोडियम धातु, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लेड। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? Hg यानी पारा, Na यानी सोडियम, Ag यानी चांदी और Pb यानी लेड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। पारा धातु जो होती है आपकी, यह है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो प्यारे बच्चों, तत्वों को गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। गुणों के आधार पर तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और ये जो श्रेणियां हैं इनमें आपका आता है धातु, अधातु और उपधातु। ये 3 श्रेणियां हैं जिसमें हम लोग तत्वों को विभाजित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित धातुओं में से उत्कृष्ट धातु
का उदाहरण है? ऑप्शन ए Ar, ऑप्शन बी Ca, ऑप्शन सी Ba और ऑप्शन डी Pt। यानी इनमें से कौन सी धातु है जो एक उत्कृष्ट धातु है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम धातु एक उत्कृष्ट धातु है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं। धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिकता और सुचालकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को हम तन्यता कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी कौन सी धातु है जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट तंतु बनाने में किया जाता है? आपने अपने घरों में बल्ब देखे होंगे, तो ऐसी कौन सी धातु है जो बल्ब के फिलामेंट तंतु, जो बल्ब जलता है उसमें आप देखे होंगे बहुत सा पतला तार होता है, तो वह कौन सी धातु का बना होता है? तो ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम धातु का, ऑप्शन बी है Ag यानी सिल्वर धातु का, ऑप्शन सी है आपके पास Pt यानी प्लेटिनम धातु का, और ऑप्शन डी है आपके पास टंगस्टन। तो वह जो फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है ना। बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं, जो तंतु होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोना Au धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा होता है। सोना का घनत्व जो है वो मैग्नीशियम धातु की अपेक्षा कितना होता है? ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोना धातु का घनत्व मैग्नीशियम की अपेक्षा अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है एथेन, ऑप्शन बी है मेथेन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन, ऑप्शन डी है एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन का उत्पन्न होता है। यानी एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया किया जाता है तो एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। ये आप मान लीजिए 2L2, एक सेकंड, 2Al2 C2, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। जब इस पे आप जल की क्रिया करवाएंगे, ये हो गया आपका जल। जब इसकी क्रिया जल से होती है तो आपको मिलता है 2C2H2 और इसके साथ में आपको मिलता है Al2O। तो यहाँ पे आपका जो ये 2C2H2 है इसे हम कहते हैं एसिटिलीन। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया होती है तो हमें एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने जिन भी क्वेश्चन को डिस्कस किया है, आप सभी उन प्रश्नों को, उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे, उनको पढ़ेंगे और बार बार उनको पढ़ेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें।
इसके साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए हैं और उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए आप उन वीडियो को देखिए, उनमें भी हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।